Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of July 2022. तो गाइज आज है तारीख 15 जुलाई 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सरिस्का टाइगर रिजर्व को, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अगेन सिंपल सा है, हमने काफ़ी बार इसके बारे में चर्चा कर रखी है। क्वेश्चन के अंदर मिशन इंद्रधनुष के बारे में पूछा गया है। तो मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था हमारी सरकार के थ्रू किस चीज़ के संबंध में। ऑप्शन ए बोलता है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वेमेन, तो चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वेमेन को इम्यूनाइज करने के लिए लाया गया था। या ऑप्शन 2 बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। या ऑप्शन 3 बोलता है इंडियाज़ ओन सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस। या फिर ऑप्शन डी बोलता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले अपने थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। पिछले 5-6 दिनों से लगातार चर्चा हो रही है एनिमल रेन के बारे में। देखो काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहाँ पे बताया गया कि तेलंगाना के अंदर एनिमल रेन देखने को मिला है, मतलब मछलियाँ बरसी हैं ऊपर से। तो हम समझेंगे क्या वाकई में ऐसा होता है। लगातार आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, आप लोग देखोगे यहाँ पर ये भी एक आर्टिकल है और ऐसे ही वेरियस न्यूज़पेपर्स ने इस आर्टिकल को कवर किया है। तो इसके पीछे का क्या है रीज़न, उसको मैं आप लोग को थोड़ा सा बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, वो वीडियो देखो, फिर उसके बाद आगे की बात हम लोग समझेंगे। Oke, oke, kepanjang. Pakai paket ले. ओके ओके kepanjang. पाकी paket ले. तो अभी जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी थी वो गुजरात के अंदर जो फ्लड आई हुई है उसकी देखी थी। आप देखोगे देश भर में बहुत सारी जगह पर आज के टाइम पर भीषण बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। तेलंगाना के अंदर हो गया, गुजरात के अंदर हो गया, रिसेंटली हमने देखा था असम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हुए हैं। तो बहुत सारी जगह पर करेंट टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और इसी बीच में आप देख पाओगे तेलंगाना से ये वाली न्यूज़ निकल कर आती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा आर्टिकल में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हाँ एनिमल रेन हुई है, यानी कि ऊपर से जो जानवर है वो बरसे हैं। अच्छा, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, क्या वाकई में ऐसा होता है कि हाँ बारिश में जानवर बरस रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। इसके पीछे का आपको एक छोटा सा रीज़न देखने को मिलेगा, वो है वाटर स्पाउट। वाटर स्पाउट क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। देखो जैसा आपका टॉर्नेडो होता है, तूफ़ान होती है, आंधी होती है, अगर वो चलती है और अगर बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड में है, उसकी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में है, तो अपने साथ में वो किसी भी चीज़ को उड़ा ले जाती है। और ये जो टॉर्नेडो है वो दूर तक ट्रैवल भी करता है, यानी एक जगह पर बना वो टॉर्नेडो और उसके बाद में वहीं पर वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है, अपने साथ में सारी चीज़ों को उड़ा रही है और वो दूर तक ट्रैवल करता हुआ जाता है। आपने टॉर्नेडो के बारे में पक्का सुना होगा, स्टॉर्म के बारे में सुना होगा। ऐसे ही यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग वाटर स्पाउट के नाम से जानते हैं। अब वाटर स्पाउट की कुछ वीडियोस मिली है मुझे, मैं आपको वो थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये वाला आप लोग पिक्चर देखो, ये है बेसिकली वाटर स्पाउट। क्या हुआ, समुद्र के अंदर इस प्रकार से एक टॉर्नेडो बना। अब यहाँ पे ये उठा, दूर तक गया, तो होता क्या है, जैसे ये उठा ना, इसमें बहुत सारे जानवर भी उठ जाते हैं।
यानी कि बहुत सारे जानवरों को अपने साथ में ये ऊपर तक ले जाता है, ऊपर तक ले जाता है, अपने साथ में बहुत सारे जानवर को दूर तक ट्रैवल करता है। और ये जो विंड की स्पीड है, जो हवा की स्पीड है, ये इस समय पर तो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड चल रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड है करंट टाइम पर। सारे जानवर यहाँ पे इस हवा की स्पीड से ऊपर उठ गए, जो भी यहाँ पर इसकी चपेट में आए। और जैसे जैसे यहाँ पर विंड स्पीड कम होने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है, क्या होगा, ये मामला ठंडा होने लगेगा और वो जो जानवर ऊपर फंसे हुए हैं वो सब यहाँ पे नीचे गिरने लगेंगे। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग वाटर स्पाउट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई भी कुछ नहीं बताया है कि बारिश में यहाँ पे जानवर गिर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये इसके पीछे का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट नज़र आता है, ठीक है ना। इतनी बात ध्यान रखना। बाकी अभी क्या होता है कि न्यूज़पेपर के अंदर एक और चीज़ पब्लिश होती है, पब्लिश ये होती है कि जो भी वहाँ पे जानवर गिरे हैं, जैसे मछलियाँ वगैरह गिरी हैं, तो जो लोकल रेसिडेंट है, वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं, उन्होंने मतलब आप कह सकते हो कि कई किलोग्राम्स के अंदर मछलियों को कलेक्ट किया है, लगभग 50 किलोग्राम तक यहाँ पे मछलियों को कलेक्ट किया गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी सारी मछलियाँ गिरी होंगी। तो लेकिन उसके बाद भी एक गाइडेंस वहाँ पर दी गई, एक गाइडलाइन भी जारी करी गई कि भाई यहाँ पे इसका कंजम्पशन मत करना, इसको कंज्यूम मत करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइजनस हो सकता है, जहरीला हो सकता है। बट ये पॉइजनस हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके पीछे का कोई भी अभी एविडेंस नहीं है, कोई भी रिसर्च नहीं है। तो यहाँ पे इसके बारे में ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हाँ वो पॉइजनस ही होगा, बस खाली यहाँ पे बोला गया कि मत कंज्यूम करो। हो सकता है कि वो पॉइजनस हो, वो जहरीला हो, आपके बॉडी को नुकसान पहुँचाए। वो सारी चीज़ें आर्टिकल के अंदर मेंशन थी, जो कि मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस की हैं। आई होप आपने इसको काफ़ी अच्छे से समझा और सिंपल वे में समझा। देखो वाटर स्पाउट क्या होता है, ये वीडियो मैं चला रहा हूँ, इस वीडियो को देखना, इसमें आपको ये वाटर स्पाउट होता हुआ भी नज़र आएगा। तो ये आपने देखा वाटर स्पाउट एग्जैक्टली क्या होता है, इसी की वजह से ये एनिमल रेन देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? चलो आगे आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो पेज नंबर 1 पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपको ये वाला देखने को मिलेगा। पहले इसको डिस्कस करते हैं। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेट कर सकते हो। क्या चर्चा की गई है यहाँ पे? चर्चा की गई है केरला के अंदर में इंडिया का पहला मंकी पॉक्स का केस रिपोर्ट कर लिया गया है। तो पहला मंकी पॉक्स का केस मिला, जिसकी वजह से इसको लेकर भी कल काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी। तो जिनके अंदर ये केस मिला है वो 35 ईयर ओल्ड एक मैन आपको देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर ये केस देखने को मिला है। उसके बाद लगातार कंसर्न जारी है, इनको हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रख दिया है, प्लस इनके जो कॉन्टैक्ट्स में आए हुए इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, फादर मदर हैं, इनको भी आइसोलेट कर दिया गया है सेम हॉस्पिटल के अंदर। तो ये तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो गई छोटी सी, बट करना क्या है, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से आर्टिकल को पढ़ना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बैकग्राउंड आ जाता है। वो बैकग्राउंड क्या है? वो है मंकी पॉक्स। तो आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है वो मंकी पॉक्स के रिगार्डिंग बन सकता है, क्योंकि मंकी पॉक्स लगातार चर्चा में है। हालांकि हमने पहले काफ़ी डिस्कशन किया है इसका, बीच में ये न्यूज़ में आना बंद हो गया था ना, अब आप देख पाओगे फिर से आज न्यूज़ में आ चुका है। तो मंकी पॉक्स को लेकर जो भी बातें बता रहा हूँ उसको अपने पास में नोट डाउन करके रखना, या फिर अपने पास में स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन मैं भी आपको दिखाऊंगा भी। तो बात करें मंकी पॉक्स की, तो ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। अब पहला क्वेश्चन सर ये आता है, ये जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है? जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो कि जानवर से इंसानों में फैलते हैं, इसको हम लोग जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। ऐसे ही आपको ये मंकी पॉक्स देखने को मिलेगा। मंकी पॉक्स लाइक डिजीज़ है, आप देख पाओगे बॉडी के अंदर छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं। अब पिक्चर थोड़ी सी डिस्गस्टिंग लगेगी, पिक्चर थोड़ी सी आप कह सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, काफ़ी सारे लोग उस पिक्चर को देख नहीं पाएंगे। तो बट यहाँ पे ऐसे ध्यान रख सकते हो, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं इस मंकी पॉक्स के अंदर। नाइजीरिया के अंदर अभी भी मंकी पॉक्स के केसेस बहुत सारे देखने को मिलने के। नाइजीरिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री आपको देखने को मिलता है। करना क्या है, नाइजीरिया की लोकेशन को देख लेना है, नाइजीरिया के आसपास इसके बॉर्डर के साथ में कौन कौन से देश बॉर्डर को शेयर करते हैं, उन बॉर्डर्स को अच्छे से देखकर ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करो। देन उसके बाद में जो मंकी पॉक्स वायरस है, ये एक वायरस की फैमिली से होता है। यहाँ पर आप कह सकते हो पॉक्सीविराइडे फैमिली से यहाँ पर ये बिलोंग करता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, फिर उसके बाद
इसका नेचुरल होस्ट क्या है ये अभी भी नहीं पता, मतलब ये वायरस निकल कर कहाँ से आया है अभी भी नहीं पता। हालांकि मंकी पॉक्स वायरस बोला जा रहा है, लेकिन मंकी की वजह से भी प्लस और भी बहुत सारे जानवर जैसे राइट हो गया, माइस, स्क्वायरल, डॉग्स, रैबिट्स, तो इन सारे जानवर के अंदर भी वायरस पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ मंकी की वजह से यहाँ पर ये वायरस फैले, तो और भी जानवर है जिसकी वजह से यहाँ पर ये वायरस फैल सकता है, जिसको हम लोग मंकी पॉक्स वायरस के नाम से जानते हैं। अब इसके आउटब्रेक के बारे में चर्चा करें, मतलब इसको मंकी पॉक्स वायरस ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1958 के अंदर। 1958 में सबसे पहली बार ये देखने को मिला। कहाँ पे मिला था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है। तो यहाँ पे DRC के अंदर ये मंकी पॉक्स वायरस मिला था, ह्यूमंस के अंदर में 1970 के अंदर। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात है, 1958 के अंदर मंकी के अंदर पाया गया, फिर उसके बाद ह्यूमंस के अंदर 1970 के अंदर पाया गया। तो ये जब वायरस पाया गया तो ये हमेशा से ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर देखने को मिला है, पहली चीज़ जो कि आप ध्यान में रख सकते हो। देन उसके बाद में होता क्या है, 2017 के अंदर में नाइजीरिया के अंदर मंकी पॉक्स वायरस के बहुत सारे केसेस निकल कर आते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे इसको एक एंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब कि नाइजीरिया के अंदर एक नाइजीरिया वाले एरिया के अंदर एक महामारी देखने को मिल जाएगी। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे इससे अफेक्टेड हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। अब मंकी पॉक्स वायरस में होता क्या है, इसके लक्षण क्या होता है? अगर कोई भी व्यक्ति इससे इन्फेक्ट होता है तो काफ़ी सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि उसके बॉडी के ऊपर रैशेस होने लगते हैं, छोटे छोटे दाने होने लगते हैं, सर में दर्द होने लग गया। तो जैसे चिकन पॉक्स इन्फेक्शन के अंदर होता है, उसी प्रकार की चीज़ें आपको मंकी पॉक्स वायरस के अंदर भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ में जो हमारा गला है वो भी यहाँ पर सूज जाता है। ये सारे लक्षण नज़र आते हैं मंकी पॉक्स वायरस के अंदर में। फिर उसके बाद बताया गया इसका वल्नरेबिलिटी क्या है। इसका मतलब अगर मान लो 10 लोगों को ये अफेक्ट कर दे तो 10 लोगों में से यहाँ पर एक ही जान भी ले सकता है, तो ऑब्वियस ही बात है इससे जान भी जा सकती है। ट्रीटमेंट और वैक्सीन के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो कोई भी अभी भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इस मंकी पॉक्स इन्फेक्शन को लेकर, लेकिन यहाँ पे इसका एक वैक्सीन है। कौन सा वैक्सीन यहाँ पे इसके ऊपर कारगर साबित हुआ है? वो वैक्सीन जो कि हम लोग स्मॉल पॉक्स के लिए इस्तेमाल करते थे। स्मॉल पॉक्स बिल्कुल आपको मंकी पॉक्स जैसा देखने को मिलेगा, उस पर भी छोटे छोटे बॉडी के ऊपर दाने हो जाते थे। नाउ जो स्मॉल पॉक्स है ये हमने ख़त्म कर दिया ऑलरेडी, तो दुनिया जो है वो स्मॉल पॉक्स से फ्री हो चुकी है। वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर फ्री ऑफ स्मॉल पॉक्स डिक्लेयर कर दिया गया था 1980 में। तो दिक्कत यहाँ पर ये है कि स्मॉल पॉक्स के लिए जो हम लोग वैक्सीन का यूज़ कर रहे थे उसी वैक्सीन की वजह से ये मंकी पॉक्स भी ठीक हो सकता है, बट प्रॉब्लम यह है कि स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया तो उसके बाद यहाँ पे वैक्सीन के ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं गया है, तो वैक्सीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा भी हम लोग देख पा रहे हैं इस मंकी पॉक्स के केस के रिगार्डिंग। क्लियर हो गई सारी बातें। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी ने साल 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था। अब ये क्वेश्चन क्या है इसको देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डिजीजेस। आपको यहाँ पे कुछ डिजीज़ के नाम दिए हैं, 3 डिजीज़ के नाम देखने को मिलेंगे, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स और साथ ही साथ में स्मॉल पॉक्स। फिर उसके बाद में एक और इसके अंदर लाइन प्रोवाइड करवाई है, वो यह है कि इन तीनों डिजीज़ में से कौन सी डिजीज़ है जो कि भारत के अंदर इरेडिकेट हो चुकी है, पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 1 और 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3 या फिर ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा 3 ओनली। तो स्मॉल पॉक्स यहाँ पे इरेडिकेट हो चुका है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ध्यान में रखना। अब आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन उससे पहले यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। एक छोटा सा टारगेट होता है 5K प्लस लाइक्स का, आप लोग उसको अचीव करवा सकते हो, अच्छा लगता है, ऐसा सपोर्ट मिलता रहता है। तो साथ ही साथ में अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जा सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पर कनेक्ट आप लोग मेरे साथ में कर सकते हो। साथ ही साथ में ये तो हम लोग अभी अपने पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। शाम को 8 बजे आपका जो MCQs की सीरीज़ है वो स्टार्ट होती है, यानी कि प्रीलिम्स के पैटर्न के ऊपर MCQs को तैयार किए जाते हैं। उस सीरीज़ को ज़रूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलो now आते हैं 2 छोटे छोटे आर्टिकल की तरफ। सबसे पहला आर्टिकल आप यहाँ पर देख पाओगे, श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में चर्चा की जा रही है। कल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्सा, तो ये मालदीव्स भाग गए थे। अब मालदीव्स से पहुंच गए हैं ये सिंगापुर। अब सिंगापुर पहुंचने के बाद देखो अभी रेजिग्नेशन नहीं दिया इन्होंने, तो अभी यहाँ पर रेजिग्नेशन नहीं दिया है, लेकिन सिंगापुर पहुंच गए हैं, सिंगापुर भाग के निकल गए हैं क्योंकि हालात इतने ख़राब हुए। इनके घर के अंदर लोगों ने खूब प्रोटेस्ट किया, लोग स्विमिंग पूल में नहाए, घर पे बेड पर सोए, ये आपने देखा होगा, वीडियोस काफ़ी वायरल हुई थी। बट अब क्या है,
इन्होंने सिंगापुर से ही अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया है ईमेल के माध्यम से। तो थोड़ा सा उसको यहाँ पर देखा जाएगा कि ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं तो उसके बाद उस रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट किया जाएगा और इनको प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया जाएगा। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, एक छोटा सा अपडेट था। हम लोग अपडेट रहेंगे इस पर्टिकुलर क्राइसिस को लेकर तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि लगातार ये न्यूज़ में बना हुआ है। उसके बाद बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पे चर्चा की गई है करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो। अब देखो, ये वाला जो आर्टिकल है मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इस आर्टिकल को आगे पेज नंबर 12 पर कंटिन्यू किया गया है। तो पेज नंबर 12 जो कि हमारा बिजनेस सेक्शन होता है, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, वहीं पे हम लोग इस पूरे आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये आर्टिकल डिटेल में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो एक ही जगह पर कवर कर लेंगे, दो जगह कवर करने से अच्छा यही रहेगा। आगे आते हैं अगले आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि अभी देखो, कल I2U2 का समिट हुआ। I2U2 के बारे में कल मैंने आपको डिटेल से बताया था। I2U2 का मतलब क्या है, ये बेसिकली 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसमें कौन कौन से 4 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको I2 से देखने को मिलेगा इजराइल और इंडिया, और U2 से देखने को मिलेगा, एक U से हो गया US और दूसरे U से हो गया UAE। तो ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। इनके बीच में समिट हुआ, काफ़ी बातचीत हुई, और बातचीत के दौरान क्या डिस्कशन किया गया वो इस आर्टिकल में समझाया गया। तो देखो, इंडिया जो है एक अप्रोप्रिएट लैंड प्रोवाइड करवाने वाला है। किस चीज़ के लिए? फूड पार्क के लिए। तो भारत थोड़ी सी ज़मीन प्रोवाइड करवाएगा जहाँ पे फूड पार्क को ओपन किया जाएगा। ऐसा डिस्कशन कल I2U2 समिट के अंदर किया गया था। अब ये जो पार्क ओपन किया जाएगा, क्या भारत खुद ओपन करेगा? नहीं, इसमें यहाँ पे चारों कंट्रीज़ कोलैबोरेट करेंगी। वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अगेन वही US, UAE, इजराइल और साथ ही साथ में इंडिया खुद। तो इंडिया एक लैंड प्रोवाइड करवाने वाला है जिसके ऊपर फूड पार्क ओपन किया जाएगा, और चारों कंट्रीज़ उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर कोऑपरेट करेंगी। फिर उसके बाद में इसी समिट के अंदर एक और टॉपिक उठाया गया। वो टॉपिक क्या है कि हम लोग अब फोकस करेंगे, खासकर ये जो चारों कंट्रीज़ हैं, ये लीडर्स मिलकर क्या काम करने वाले हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, जैसे वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ और स्पेस, फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाएगा। यानी साथ मिलकर कोलैबोरेट करेंगे, ऐसा हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। साथ ही साथ में आप कह सकते हो ये चारों कंट्रीज़ और भी वेरियस चीज़ के अंदर कोऑपरेट करने वाली हैं, ऐसा बताया गया। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसके अलावा जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो यहाँ पे बोला गया, भाई इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, लेकिन मेजर फोकस क्या है पूरे पर्टिकुलर ग्रुप का, वो मैंने आपको मेजर एम बता दिया है, वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको आपको नोट डाउन भी करना है नोट्स की फॉर्म में, क्योंकि हर एक आर्टिकल से संबंध में मैं आप लोगों को काफ़ी सारे नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ। वो सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाती हैं। जब हम लोग बात करते हैं I2U2 इनिशिएटिव के बारे में, तो I2U2 इनिशिएटिव के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। 4 कंट्रीज़ है, ध्यान रखना, रट लेना, वनडे एग्जामिनेशन में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आने वाला है। इसके अंदर इंडिया, इजराइल, UAE, US, आपको ये 4 देश देखने को मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि सर ये इनिशिएटिव है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया। देखो, ये जो इनिशिएटिव है ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है। इसको बनाया गया है अक्टूबर 2021 के अंदर। पिछले साल अक्टूबर के महीने में इसको बनाया गया था, है ना। और अब जाकर इसका एक समिट हुआ है, एक जाकर मीटिंग हुआ है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। अब जब इसको बनाया गया था उस समय पर, तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है वेस्ट एशियन क्वाड। तो आप कह सकते हो I2U2 या फिर वेस्ट एशियन क्वाड, ये दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर। अब आपको पता होगा हमारे पास ऑलरेडी एक क्वाड ग्रुप है जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जानते हैं। इस क्वाड के अंदर ऑलरेडी 4 कंट्रीज है, इसमें यहाँ पे इंडिया भी है, USA भी है, और उसके बाद यहाँ पर जापान है, एंड देन उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया क्वाड। अब ये वाला जो क्वाड है किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है? ये वाला क्वाड बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर फोकस कर रहा है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, वहाँ पे चाइना का जो अग्रेशन है, जो चाइना की इलीगल एक्टिविटीज़ है, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्रुप क्वाड को बनाया गया। लेकिन अब जो ये वेस्ट एशियन क्वाड आपको दिख रहा है, ये वेस्ट एशियन क्वाड क्या है, इसका रोल क्या होने वाला है, इसको थोड़ा सा चलो समझते हैं मैप के माध्यम से। जब आप लोग वेस्ट एशिया वाला पोर्शन देखते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये है पूरा वेस्ट एशिया। अब यहाँ पे आपको 2 कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं, एक यहाँ पे है UAE और दूसरा यहाँ पे है इजराइल। ये दोनों तो I2U2 का पार्ट हैं ही।
उसके बाद थोड़ा सा इधर चलोगे तो इधर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इधर चलोगे तो आपको इधर यूएसए यानी अमेरिका देखने को मिलेगा। तो ये 4 कंट्रीज ने मिलकर ग्रुप बनाया, ये आपको पूरे के पूरे इस हिस्से में देखने को मिलेगा। इससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है। तो आप कहोगे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? देखो इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। होता क्या है, हम अब अपने रिलेशन दोनों देशों से मेंटेन कर सकेंगे। तो आपका क्वेश्चन होगा, क्या हम पहले दोनों कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन नहीं डेवलप कर पा रहे थे? नहीं। उसके पीछे का रीज़न समझो। देखो यहाँ पे आपको ये इजराइल देखने को मिलेगा। इजराइल एक ऐसा देश है जो कि यहाँ पे कब्ज़ा करके पूरी तरह से बसा हुआ है। पैलेस्टीन हुआ करता था एक टाइम पर, पूरी तरह से पैलेस्टीन ख़त्म हुआ, अब यहाँ पे इजराइल बसा हुआ है। अब इजराइल जैसे जैसे बसा, उसके बाद दुनिया भर की कंट्रीज़ ने इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट करना इनकार कर दिया। ठीक है, उसको एज अ कंट्री रिकग्निशन देना ही नहीं चाहा किसी भी कंट्री ने। फिर धीरे धीरे कंट्रीज़ ने इसको एज अ देश रिकग्नाइज़ करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर यूएई पिछले साल यहाँ पे रिकग्नाइज़ कर चुका है। तो यूएई भी पहले तो इजराइल के बिल्कुल अगेंस्ट में था कि इजराइल यहाँ पे गलत तरीके से बना हुआ है। इजराइल यहाँ पे आप कह सकते हो पैलेस्टीनियन का हक ले चुका है। तो इसकी वजह से यूएई भी अपने रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करता था इजराइल के साथ में। लेकिन अभी रिसेंटली क्या होता है, यूएई ने भी यहाँ पर इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लिया है। अब एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया, उसके बाद ही जाके ये I2U2 वाला इनिशिएटिव जो है वो हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, अब होगा क्या, अब आप देखोगे कि इजराइल हो चाहे यूएई हो, ये दोनों के दोनों इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यूएई से हम लोग ऑयल वगैरह परचेज़ करते हैं, इजराइल से हम लोग बहुत सारे वेपन्स वगैरह परचेज़ करते हैं। तो दोनों ही देश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं भारत के लिए। तो एक समय पर क्या हो रहा था, ये दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। अब दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, अगर भारत यहाँ पे इसके साथ में रिलेशन थोड़ा सा ज़्यादा गहरा करता तो ये नाराज़ होता, यहाँ से होता तो ये नाराज़ होता। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, है ना, सिंपल सी बात है, अब ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे इंडिया को भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इंडिया को बेनिफिट ये मिलेगा कि इंडिया का प्रेजेंस इस वेस्ट एशिया वाले पोर्शन में कहीं पर भी नहीं था। अब भारत को भी यहाँ पे इस पूरे पोर्शन के अंदर अपना एक प्रेजेंस मिल जाता है, ये इसका एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये वेस्ट एशिया क्वाड क्या है आपने समझ लिया, I2U2 इनिशिएटिव क्या है ये आपने समझा। इसको हम लोग वेस्ट एशियन क्वाड क्यों बोलते हैं ये भी आप लोगों ने समझ लिया है। अब ये देखो, इसके बारे में कुछ और डिटेलिंग्स दी गई हैं, वो सारी बातें यही हैं जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी हैं। आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे और क्या बोला जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? इसका इंपॉर्टेंस सेम बात है, कोऑपरेशन जो है चारों कंट्रीज़ के बीच में हम लोग देख पाएंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, जिसमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, चाहे वो यूएस हो चाहे वो यहाँ पे इजराइल हो। तो इससे भी डेफिनेटली भारत को बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्लस चारों कंट्रीज़ का फोकस ये भी है कि फूड सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन किया जाए, दुनिया भर में जो फूड क्राइसिस है उसको टैकल किया जाए। तो ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिल जाता है। प्लस उसके बाद में चारों कंट्रीज़ मिलकर यहाँ पे आज के टाइम पर फोकस करती हैं कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर काम करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, ट्रेड हो, क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर कोविड-19 से लड़ना हो गया, या फिर कोई सिक्योरिटी क्राइसिस हो गए। तो इन सब चीज़ों के संबंध में ये जो चारों कंट्रीज़ है ये साथ में मिलकर काम करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली I2U2 का इनिशिएटिव हो गया। भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत अब यहाँ पे यूएई के साथ में इजराइल के साथ मतलब इजराइल और यूएई दोनों के साथ में रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर सकता है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया। उसके बाद में भारत का एक फ़ायदा ये भी देखने को मिलेगा कि इस 4 कंट्री के अंदर 2 कंट्रीज़ बेसिकली हाईटेक के मामले में बहुत आगे हैं। तो वो जो हाईटेक है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया के अंदर आ सकती है, ये भी हम लोग देख पाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। बराबर में ही आपको एक और छोटा सा आर्टिकल दिख रहा होगा, यहाँ पे चर्चा की गई है ड्राफ्ट डिसेबिलिटी पॉलिसी के बारे में। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। ड्राफ्ट डिसेबिलिटी पॉलिसी को अभी क्या किया है, फीडबैक के लिए ओपन कर दिया है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने थर्सडे के दिन यानी कल के दिन क्या किया गया कि देखो एक ड्राफ्ट लेकर आया जा रहा है। बाद में हम लोग कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे, लेकिन उससे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन लाने से पहले इस ड्राफ्ट को पब्लिक के अंदर डाल दिया गया, ताकि पब्लिक जो है इसके ऊपर फीडबैक दे सके। यहाँ पे डिसेबिलिटी को लेकर
जो लोग यहाँ पे डिसेबल हैं उनके लिए कुछ चेंजेस करे जाएंगे, उनके लिए जो हमारे पास ऑलरेडी एक्ट वगैरह है वहाँ पे कुछ चेंजेस किए जाएंगे, कुछ गाइडलाइंस वगैरह लेकर आई जाएंगी। तो उसके लिए क्या लोगों का फीडबैक है, आपका मेरा जो पब्लिक का फीडबैक है वो क्या है, क्या चाहते हैं लोग, क्या डिमांड है, उस फीडबैक के लिए इसको ओपन किया गया था। अब इसका जो टाइम पीरियड उसको एक्सटेंड कर दिया है, 15 जुलाई से 31 अगस्त कर दिया गया है। तो 31 अगस्त तक यहाँ पर आप कह सकते हो लोग जो है वो अपना फीडबैक दे सकते हैं, लोग अपनी राय यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर दे सकते हैं। नाउ ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी है इसका कहना यह है कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को रिवाइज करेंगे। जो हमारे पास में डिसेबिलिटी को लेकर ऑलरेडी काफ़ी सारे एक्ट हैं उन चीज़ों को बदला जाएगा, कुछ चेंजेस करे जाएंगे। डिसेबल पर्सन के लिए काफ़ी कुछ नई चीज़ें, नई गाइडलाइंस वगैरह लेकर आई जाएंगी, काफ़ी कुछ चेंज किया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे अपने फीडबैक्स दे सकते हो, अपनी राय यहाँ पे आप लोग प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो बेसिकली फीडबैक के लिए उसको जो ओपन किया गया था टाइम पीरियड उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे 31 अगस्त तक यहाँ पे आप कह सकते हो लोग फीडबैक दे सकते हैं। क्लियर हो गया, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन अभी इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर आता है जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। वो डिसेबिलिटी को लेकर एक डेटा है, वो डेटा मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अपने पास में ज़रूर रख लेना इसको। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को लेकर डेटा हमारे पास क्या बोलता है। पहली बात चीज़, जो डिसेबिलिटी है वो क्या होती है इसको थोड़ा सा समझते हैं। डिसेबिलिटी बेसिकली यहाँ पर एक दिक्कत देखने को मिलेगी, या फिर आप कह सकते हो लैक ऑफ एबिलिटी, यानी कि एक पर्सन के अंदर एक काम करने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है इस डिसेबिलिटी की वजह से, जिसको हम लोग दिव्यांगजन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, किसी न किसी कमी की वजह से यहाँ पे वो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे डिसेबल पर्सन आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग दिव्यांगजन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि देखो जो डिसेबिलिटी है ये कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, और एक सबसे बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम भी है भारत का ये डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी को लेकर एक तारीख आती है 3 दिसंबर, यानी आने वाले टाइम पर 3 दिसंबर को क्या होगा, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को भी हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो आने वाले टाइम पर भी ये पर्टिकुलर आर्टिकल चर्चा में आएगा। तो 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स डिसेबिलिटी को ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि जो ये डिसेबल पर्सन्स हैं उनके प्रति हम लोग अवेयरनेस, एक जागरूकता फैला सकें। अब देखो बताया ये गया, भारत की जितनी आबादी है उसमें भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि डिसेबल हैं। अब डिसेबिलिटी भी अलग अलग प्रकार की होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई या मेंटल डिसेबिलिटी हो गई, इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं। इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर लगभग 2.2% लोग यहाँ पे फिजिकली और मेंटली डिसेबल हैं, ऐसा यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे बताती है। अब जितने भी लोग ये डिसेबल हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उनसे क्या क्या जो इश्यूज़ हैं वो लोग फेस कर रहे हैं, उन इश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू आपको देखने को मिलेगा वो है डिस्क्रिमिनेशन, यानी उनके प्रति जो है भेदभाव काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। चाहे वो एजुकेशन के मामले में देख लो, एम्प्लॉयमेंट के मामले में देख लो, हेल्थ केयर के मामले में देख लो, या किसी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में देख लो, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। प्लस अगर कोई वेमेन या फिर कोई गर्ल डिसेबल है तो आप कह सकते हो वो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। उनको यहाँ पे सोसाइटी के अंदर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें फेस करने को तो मिल ही रही हैं, साथ ही साथ में सेक्सुअल जैसी आप कह सकते हो सेक्सुअल वायलेंस वगैरह भी उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो डिसेबल पर्सन्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर वो बताया गया। पहले पॉइंट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कवर हुआ। दूसरे में आपको हेल्थ से संबंधित दिक्कत देखने को मिलेगी। ज़्यादातर जो डिसेबल पर्सन्स आपको देखने को मिल जाते हैं वो क्या है, वो प्रिवेंटेबल है। मतलब ज़्यादातर डिसेबिलिटी इंडिया के अंदर प्रिवेंटेबल है, उनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की काफ़ी बड़ी कमी है, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से हम उनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक करने को तो ठीक कर सकते हैं, 90% डिसेबिलिटी वाली सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी सारी कमियों की वजह से हम उनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। यह आपको दूसरा एक रीज़न देखने को मिलेगा। अब आप देख पाओगे तीसरे सेक्टर में क्या बोला गया, आप कह सकते हो एजुकेशन के मामले में भी ये लोग काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके लिए एक स्पेशल स्कूल होना चाहिए, एक स्पेशल ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगी। चौथा एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे ज़्यादातर जो डिसेबल एडल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, खासकर आप कह सकते हो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में वो काफ़ी पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना, ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद में
एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डिसेबल पर्सन को लेकर अभी भी हमारे पास में एक जो सटीक डेटा होता है ना, वो सटीक डेटा प्रोवाइडेड नहीं है। अगर एक सटीक डेटा होगा तो उसके हिसाब से हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें कर पाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। बाकी हमारा संविधान क्या बोलता है डिसेबिलिटी को लेकर, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आर्टिकल 41 जो है हमारा डीपीएसपी का, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो ये बोलता है कि देखो क्या होना चाहिए, जो स्टेट है उसको क्या करना चाहिए, आप कह सकते हो कि कुछ इफ़ेक्टिव प्रोविजंस को बनाने चाहिए, और ख़ासकर जो भी हमारे लोग हैं, ठीक है ना, उनके पास में काफ़ी सारे राइट्स हैं। राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है ना, ये सारे हक आप सभी के पास में देखने को मिलेंगे। अब ये सारे हक जो हैं ये सभी के पास में, सभी के पास मतलब जो डिसेबल पर्सन है उनके पास में भी, तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्टिव प्रोविजंस बनने चाहिए, ऐसा खुद हमारे संविधान के अंदर मेंशन्ड है आर्टिकल 41 ऑफ द डीपीएसपी के अंदर में। साथ ही साथ में जो ये डिसेबल वाला सब्जेक्ट है ये किसके अंडर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। डिसेबल का जो सब्जेक्ट है वो आता है हमारे स्टेट लिस्ट के अंडर में। आपको पता होगा 7th शेड्यूल के अंदर 3 अलग अलग लिस्ट देखने को मिल जाती हैं। एक आपको स्टेट लिस्ट देखने को मिलेगी, एक यूनियन लिस्ट देखने को मिलती है, एक कंकरेंट लिस्ट देखने को मिलती है। स्टेट लिस्ट जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, यूनियन लिस्ट जिस पर केंद्र सरकार, और कंकरेंट लिस्ट जिस पर यहाँ पे ये दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। तो जो डिसेबल सब्जेक्ट है वो आपको स्टेट लिस्ट के अंदर में देखने को मिल जाता है इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी जिसको आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। आपने खुद देखा होगा कि हाँ वाकई में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इसी के नीचे एक और छोटा सा आर्टिकल है यार, इसमें ना बहुत सारी नंबरिंग वाला डेटा दिया गया है जो कि आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी यहाँ पर एक टर्म है जिसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्या चर्चा की जा रही है, हमारी केंद्र सरकार की साइड से स्टेटमेंट आया है कि जो वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन है, सब्जियों का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। खासकर यहाँ पे बोला गया जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है साल 2021-22 के अंदर, वो एस्टिमेटेड है कि लगभग 341.63 मिलियन टन्स के आसपास देखने को मिले, ठीक है ना। तो एक सबसे बड़ा इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन पहले भी ग्रो हो रहा है और आगे भी ग्रो करेगा, ऐसा हमारा एस्टिमेशन है। पिछले साल हमने देखा हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन ये लगभग 27.48 मिलियन हेक्टेयर्स तक हम लोगों ने देखा था ग्रोथ हुई थी। अभी यहाँ पे आने वाले टाइम पर और ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बस इतना सा डेटा है। उसके अलावा कौन कौन सी फसलें कितना कितना ग्रो करी हैं, पहले कितना ग्रो कर सकती हैं, वो सारी बातें बताई गई हैं, वो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज़ पढ़ सकते हो, ये जो हॉर्टिकल्चर है ये टर्म क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर क्या है जानते हैं। देखो हॉर्टिकल्चर बेसिकली एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच है। अलग अलग कल्चर्स होते हैं जिसके अंदर आपको एक हॉर्टिकल्चर टॉपिक देखने को मिलता है। हॉर्टिकल्चर को अगर हम लोग सिंपल से शब्दों में समझें तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, ग्रो करते हैं, उगाते हैं किस चीज़ को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, और कुछ यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हो गई हैं, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, इनको कल्टीवेट किया जाता है, इनको प्रोड्यूस किया जाता है और इनको बेचा भी जाता है। यानी प्रोडक्शन भी करते हैं, बेचते भी हैं, किनको, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, हर्ब्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो बेसिकली वो हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी के अंदर आता है। नाउ ये जो टर्म है ना अपने आप में हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ से लिया गया, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, हॉर्टस कल्चरा करके यहाँ पर एक टर्म है। तो इसी के बेसिस पर हॉर्टिकल्चर को बनाया गया। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये हॉर्टस कल्चरा का मतलब क्या होता है। हॉर्टस मतलब गार्डन, कल्चरा मतलब कल्टीवेशन। इसी के बेसिस पर हॉर्टिकल्चर वर्ड निकल कर आया है, ठीक है ना। बाकी एक और बेहद इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर हम लोग बात करें कि फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर कौन है, तो फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर के नाम से जाने जाते हैं एल.एच. बेली। अब एक और क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर कौन है, भारत के अंदर जो हॉर्टिकल्चर आया उसके फादर किसको माना जाता है, तो वो हैं एम.एच. मैरीगोडा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वनडे एग्जामिनेशन के साथ साथ हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको नोट डाउन करके रख सकते हो। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ आते हैं पेज नंबर 15 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे आप आर्टिकल देखोगे, एक आर्टिकल है, एक लौता आर्टिकल है जिसको आप लोग इंपॉर्टेंट कह सकते हो। इसको अगेन जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से हम लोग रिलेट कर पाएंगे। देखो यहाँ पे चर्चा की गई है ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। काफ़ी लंबे समय से हम लोग डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। तो ईरान न्यूक्लियर डील अभी तक यहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है।
ये डील एक बार साइन हुई थी, उसके बाद में अमेरिका इससे बाहर निकल गया था। बाद में अमेरिका फिर से यहाँ पे डील करने की सोच रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे डील हो नहीं पा रही है। लेकिन होता क्या है, अब देखो यूएस की साइड से एक स्टेटमेंट निकल कर आता है, जो बाइडन की साइड से स्टेटमेंट निकल कर आता है। वो स्टेटमेंट क्या निकल कर आता है कि जो अमेरिकन पावर है वो यहाँ पे आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये जो ईरान है उसको न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने से पूरी तरह से रोकेगी। ठीक है ना, हम लोग नहीं चाहते कि जो ईरान है वो यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाए, और इस चीज़ के लिए यहाँ पे रोका जाएगा। और यूएसए और इजराइल दोनों यहाँ पर इस वाले केस में साथ में आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकेंगे। अब इसके रिस्पॉन्स में ईरान का क्या रिस्पॉन्स निकल कर आया है, तो ईरान की साइड से यहाँ पे बहुत ही कड़े शब्द इस्तेमाल कर दिए गए हैं। तो ईरान ने यहाँ पे क्या बोला कि देखो, ईरान अमेरिका को वार्न करता है और उसके साथ वाले देशों को भी वार्न करता है, अगर आप यहाँ पे ईरान को रोकोगे तो उस केस में। उसके बाद में यहाँ पर जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, उनका कहना यह है कि मैं सारे अमेरिकन से बोलता हूँ, उनके साथ ही साथ जो दोस्त हैं उनसे बोलता हूँ कि जो ईरान कंट्री है वो यहाँ पे आप कह सकते हो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अगर आप कोई भी क्राइसिस ईरान के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और यहाँ पे आपको पूरी तरह से एक तरीके से टैकल किया जाएगा, आपको रिटेलिएशन में जवाब भी मिलेगा अगर आप कुछ भी करते हो ईरान के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आ जाती हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग। अब देखो यहाँ पे समझने के लिए यह है, ईरान न्यूक्लियर डील आखिरकार क्या है, इसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है मेंस के अंदर। तो एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। जब आप लोग ईरान न्यूक्लियर डील का बैकग्राउंड टाइमलाइन देखते हो तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। देखो, ईरान न्यूक्लियर डील को हम लोग ना JCPOA के नाम से भी जानते हैं, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, या फिर इसको ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको P5+1 डील के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 यहाँ पे नाम है, तीनों बिल्कुल सिमिलर चीज़ आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इसको हम P5+1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले तो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, UK और US, और साथ ही साथ में आप देख पाओगे यूरोपियन यूनियन। तो बेसिकली परमानेंट 5 के अंदर आपको ये सारे देश देखने को मिल जाते हैं, और +1 ये आपको मतलब टोटल 6 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, जिन कंट्रीज़ और साथ ही साथ में ईरान के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। एक बातचीत हो रही थी, तो अमेरिका ने एक एग्रीमेंट करवाया। उस समय पर बराक ओबामा साहब हुआ करते थे अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो बराक ओबामा साहब के समय पर यहाँ पे क्या होता है, ये अग्रीमेंट होता है ईरान न्यूक्लियर अग्रीमेंट। ईरान के साथ में अग्रीमेंट किया जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ईरान क्या कर रहा होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बना रहा होता है, यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा होता है। यूरेनियम यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, इसको एनरिच कर रहा होता है, यानी कि यूरेनियम को एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर रहा होता है जिससे कि न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया जा सके, परमाणु बम को बनाया जा सके। लेकिन ईरान को जैसे जैसे यहाँ पर एक काम कर रहा था, ईरान अपनी साइड से चुपके कर रहा था। तब क्या होता है, सीक्रेटली काम कर तो रहा था, लेकिन जैसी दुनिया में ये बात पता चलती है तो काफ़ी नाराज़ हो जाती हैं कंट्रीज़ कि भाई ईरान जो है चुपके न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पे तैयार कर रहा है। उसके बाद में अमेरिका साइड में खड़ा हुआ, अमेरिका के पीछे यहाँ पर आप कह सकते हो इजराइल को पता चलता है। इजराइल यहाँ पे बोलता रहता है अमेरिका से, भाई कुछ एक्शन लो यहाँ पर, और ये जो कर रहा है ईरान इसके ऊपर रोक लगाई जाए। अच्छा, इजराइल क्यों यहाँ पे अमेरिका के साथ में खड़ा है इस पर्टिकुलर केस के अंदर? क्योंकि इजराइल भी ईरान के अगेंस्ट में है। इजराइल और ईरान के बीच में यहाँ पे काफ़ी सारी लड़ाइयाँ देखने को मिलती रहती हैं। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? मैं आपको एक केस बताता हूँ। ये बहुत पहले का केस है, लगभग यहाँ पे ईरान, ये केस शायद 2012 का है। तो ईरान की साइड से एक फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया था। एक स्टेटमेंट ये दिया था कि इजराइल गलत तरीके से बसा हुआ है, इजराइल को हमारे पूरे मैप से साफ़ कर देना चाहिए। तब से यहाँ पे इजराइल जो है ईरान से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता भी, और तब से यहाँ पे एक डिस्प्यूट जो है दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। ठीक है ना, ये बातें आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो इजराइल और साथ ही साथ में अमेरिका, इन सब ने मिलकर फोकस किया कि भैया ईरान से जो न्यूक्लियर वेपन्स के लेकर ये काम कर रहा है वो सारी पावर्स को छीनी जाए, उनको पीछे हटाया जाए। तो होता क्या है, ईरान के ऊपर ये लोग सैंक्शन लगाने जाते हैं कि भैया अमेरिका बोलता है अब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाएंगे। अब सैंक्शन लग जाएंगे तो ईरान कुछ कमा नहीं पाएगा, अब कमा नहीं पाएगा तो हालात ख़राब हो जाएंगे देश के। ऐसा यहाँ पे डिसाइड किया गया। बट क्या होता है,
ईरान सोचता है कि यार सैंक्शन लग जाएंगे, हालात बुरे हो जाएंगे, बैठकर बातचीत कर लेते हैं, वो थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहेगा। तो बैठकर बातचीत की गई और उसके बाद जाके ईरान न्यूक्लियर डील को किया गया, जिसको हम लोग JCPO के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ P5+1 के नाम से भी जानते हैं। तब जाके ये ईरान न्यूक्लियर डील हो जाती है। तब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन होता क्या है, बराक ओबामा के बाद में आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के, वो इस डील से विड्रू कर लेते हैं, अमेरिका को बाहर निकाल देते हैं, बोलते हैं यहाँ पर अमेरिका इस डील को नहीं करेगा। और बाहर निकालने के बाद में ईरान के ऊपर लगातार बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। ये सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर लग गए वापस से। अब होता क्या है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे लगे बहुत टाइम हो जाता है, हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। अमेरिका बोल देता है ईरान के साथ में जो भी व्यापार करेगा तो अमेरिका उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा देगा। तो भारत ने धीरे धीरे तेल खरीदना भी बंद कर दिया। आपको पता होगा ईरान से हम लोग काफ़ी सारा कच्चा तेल सस्ते दाम में ख़रीदा करते थे, वो सब चीज़ें हम लोगों ने बंद कर दी। अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी परचेज़ नहीं कर रहे हैं ईरान से। हमारा एक पोर्ट है, चाबार पोर्ट, हमने ईरान के अंदर डेवलप कर रखा है ताकि हम ऊपर वाली कंट्रीज़ के साथ में कनेक्टिविटी को बना सके, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी को बना सके। वो चाबार पोर्ट वर्किंग में नहीं आया जब से यहाँ पे ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए। तो सैंक्शन लगने की वजह से भारत को भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो आपसे अगर क्वेश्चन बने, अगर ईरान न्यूक्लियर डील सक्सेसफुली हो जाए तो भारत को फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, ईरान न्यूक्लियर डील को ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद में ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शन लगा दिए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पे ज़्यादा टाइम के प्रेसिडेंट रहे नहीं थे। उसके बाद में आ जाते हैं जो बाइडन। अब जो बाइडन जैसे प्रेसिडेंट बनते हैं, इनका फोकस ये है कि वापस से ईरान न्यूक्लियर डील को किया जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो बाइडन, बराक ओबामा सब साथ के हैं, तो इनका फोकस भी क्या है कि ईरान न्यूक्लियर डील को वापस से किया जाए। लेकिन ईरान ने यहाँ पे कुछ अपनी शर्तें रख दी कि भाई आपका ऐसा ही रहने वाला है, अभी कल कोई दूसरा प्रेसिडेंट आएगा तो फिर वो फिर से निकल जाएगा, फिर ईरान के ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। तो कुछ ऐसा करो कि आप परमानेंट बेसिस पर इस डील को सेट कर दो। तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई, जिसकी वजह से जो डील है ये अभी तक हो नहीं पा रही है। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझा। अब होता क्या है, देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ईरान न्यूक्लियर डील अगर हो जाए तो भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा? भारत को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ईरान के ऊपर सैंक्शन हट जाएंगे, क्योंकि डील हो जाएगी तो सैंक्शन हट जाएंगे। अब सैंक्शन हट जाएंगे तो हम लोग ईरान से कच्चा तेल खरीद पाएंगे, अपने चाबार पोर्ट को अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, दूसरी कंट्रीज़ के साथ में कनेक्टिविटी को बना पाएंगे। तो ये सारे फ़ायदे हम लोग को देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों ने सारी बातें बहुत अच्छे से समझी हैं। अब आप देखो, यूपीएससी ने मेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये 2018 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ईरान न्यूक्लियर डील से संबंधित। ईरान न्यूक्लियर ये जो पैक्ट है, कंट्रोवर्सी क्या है, इस कंट्रोवर्सी के बारे में एक्सप्लेन करना था। आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया है, आप अच्छे से अब इसको एक्सप्लेन भी कर पाओगे। चलो आगे आते हैं, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। उसके बाद अगला आर्टिकल श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में चर्चा करता है। आप लोग स्किप कर सकते हो, काफ़ी कुछ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देन पेज नंबर 16 पर आएंगे, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 आर्टिकल हैं, दोनों ही यहाँ पे खास नहीं हैं, बेकार से हैं। जैसे एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, ये ट्रेड डेफिसिट के बारे में चर्चा करता है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया, जून के महीने में जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अब ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या होता है, बस इतना सीख लो, काम ख़त्म। ट्रेड डेफिसिट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, वो एक्सपोर्ट तो हमारा कम हो जाता है, लेकिन इंपोर्ट बढ़ जाता है। हम लोग सामान को अपने देश में मंगाते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मंगाएंगे ज़्यादा तो हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट कम करेंगे तो कमाई कम हो जाती है। तो आमदनी हटनी, खर्चा रुपया, वो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन आती है ट्रेड डेफिसिट की। वो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता हुआ नज़र आया। कब ये बढ़ता हुआ नज़र आया है? जून के महीने में, ठीक है ना। जून के महीने में हमारा जो इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एक्सपोर्ट ग्रो तो हुआ है, लेकिन इंपोर्ट को मात दे सके उस प्रकार से ग्रो नहीं हुआ। इस वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो जून के महीने में ये $26.1 बिलियन से भी बढ़ चुका है। तो ये यहाँ पर बताया गया, सिंपल सी बात हो गई। उसके बाद में यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल बराबर में देखोगे, ये बात करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में। देखो कल ही मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में फ्रंट आर्टिकल पे मैंने इन्फ्लेशन के बारे में आपको पढ़ा दिया था कि महंगाई क्या होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्यों महंगाई बढ़ती है।
ये सब कुछ हमने डिटेल से डिस्कस किया था। वहीं पर मैंने आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बताया था। वही चीज़ें वापस से रिपीटेड है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो जून के महीने का जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो भी आप लोग देखोगे थोड़ी सी ईज़ हुई है, या फिर आप कह सकते हो थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी। पिछले 3 महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स लगातार बढ़ रहा था, बट होलसेल लेवल पर, थोक के लेवल पर जो महंगाई है वो थोड़ी सी कम हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ ना के बराबर, पॉइंट वाइज आपको थोड़ी सी एक कमी देखने को मिल रही है, अदरवाइज और कुछ भी अलग से डेटा यहाँ पर नहीं दिया गया। तो ये 2 पर्टिकुलर आर्टिकल थे इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। अब हम लोग चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन पर। एडिटोरियल डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उन एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले आप सभी लोगों के लिए आज का एक मेंस का क्वेश्चन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेली बेसिस पर आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर इसके ऊपर लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है, इसको सही से पढ़ना। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज़ अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। हमारे भारत का जुडिशियल सिस्टम के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर है, काफ़ी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है। कहने का मतलब ये है, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जुडिशरी के अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहा है और कोर्ट के ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। जो केसेस की पेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, केसेस बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपको एनालाइज करना है रीज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ साथ आपको बताना है कुछ करेक्टिव मेजर्स कि हम कैसे ये सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के अंदर डायरेक्टली भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखो। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप लोग मेंस आंसर राइटिंग टाइप करोगे, आपको मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसी क्वेश्चन के नीचे लिखा होगा छोटा छोटा कमेंट। तो उसी कमेंट पे जैसे आप टैप करोगे वो आपको दूसरे पेज पर लेकर जाएगा, वहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स की पिक्चर को क्लिक करके सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आते हैं एडिटोरियल के ऊपर। तो आप देखोगे हमारे पास काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। एक्सप्लेनर सेक्शन पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को लेकर डिस्कशन करेंगे, प्लस लेबर कोड्स को लेकर एक आर्टिकल आया है, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। बाकी फ्राइडे में एक इंटरव्यू पोस्ट होता है, तो इंटरव्यू को आप लोग पढ़ भी सकते हो, ना ही पढ़ सकते हो तो ना पढ़कर, मतलब आप कह सकते हो कि पढ़कर टाइम वेस्ट मत करना, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। ये एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में बात करता है? जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। कल मैंने आपको जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में डिटेल से बताया था, बट आज मैं आपको इस एडिटोरियल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस इंडेक्स से संबंधित, तो वो इंपॉर्टेंट नोट्स अपने पास में लिख कर रखना। ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में हेल्प करेगा। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, पहली चीज़ यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 को कर दिया है रिलीज़। तो पहली चीज़ ध्यान में रखने वाली क्या है, इस इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है? तो रिलीज़ करने वाली बॉडी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब रिलीज़ किया गया इस इंडेक्स को, इस इंडेक्स के अंदर कितने देशों की रैंकिंग सेट करी गई थी? तो 146 कंट्रीज़ को यहाँ पे इस इंडेक्स में रखा गया। इन 146 में से भारत की रैंक है 135, तो आप लोग को ध्यान रखना है 135 भारत ने अपनी रैंक हासिल करी है इस 2022 के इंडेक्स में। तो भारत का अगर हम लोग एक ओवरऑल स्कोर देखें पिछले काफ़ी सालों में, तो एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन जैसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था उस प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो ये तो बात हो गई है सर साल 2022 की, जिसमें भारत की रैंक 146 में से 135 है। अब बात करते हैं साल 2021 की। तो साल 2021 में भारत की रैंक 156 में से 140 थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब की बार क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन कुछ ऐसे पिछले भी पूछ लिए गए हैं कि पिछले सालों में रैंक क्या रही है, तो इस वजह से पिछले साल की रैंक भी मैंने आप लोग को बता दी है। अब ये जेंडर गैप इंडेक्स बेसिकली किस पर्पज़ से लाया गया? ये बात करता है किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जेंडर गैप कितना ज़्यादा है, मतलब मेल फीमेल के बीच में कितना गैप हो रहा है, कितना भेदभाव हो रहा है चीज़ों को लेकर। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर मेल को प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाता है, विमेन को हमेशा नीचे रखा जा रहा है। तो मतलब जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, उस कंट्री की रैंकिंग बहुत ज़्यादा नीचे रहने वाली है। जहाँ पे मेल फीमेल दोनों इक्वली हैं, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर कंट्री की रैंकिंग जो है वो ऊपर रहेगी इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में। इतना क्लियर हो गया। तो जेंडर गैप इंडेक्स का मतलब क्या, ये आपने समझ लिया। आगे आते हैं।
अब जब इस इंडेक्स को तैयार करते हैं ना, तो 4 चीज़ों को देखा जाता है। उन 4 चीज़ों के अंदर मेन और वेमेन इन दोनों के बीच में इक्वालिटी है या नहीं है, इन चीज़ों को देखकर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो एक है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि मतलब मेन के साथ साथ में वेमेन का पार्टिसिपेशन कैसा है लेबर रेट में, मतलब इकोनॉमी के अंदर कैसा पार्टिसिपेशन है। एजुकेशन का मामला देखा जाता है, लिटरेसी रेट क्या है, हेल्थ सर्वाइवल हो गया, और साथ ही साथ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गया कि पॉलिटिक्स के अंदर वेमेन का कितना बड़ा रोल है। तो अगर इन चारों सेक्टर के अंदर मेन वेमेन इक्वल हैं, अच्छी खासी इक्वालिटी नज़र आ रही है, तो उस कंट्री की जो रैंकिंग है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर वो टॉप पर रहेगी। और अगर इसी पर्टिकुलर चारों चीज़ों के अंदर में अगर जेंडर गैप ज़्यादा होगा, वेमेन और मैन के बीच में इक्वालिटी बहुत कम होगी, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो उस कंट्री की इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो काफ़ी हद तक डाउन रखी जाएगी। तो बात हो गई यहाँ पे जेंडर गैप की। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग क्या कर सकें, कंट्रीज़ की प्रोग्रेसिंग को ट्रैक कर सके कि वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कैसे यहाँ पे उन कंट्रीज़ के अंदर मेन और वेमेन को लेकर इक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है, एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आपने बताया कि 4 चीज़ों को देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो उन चारों चीज़ों के अंदर भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा है ये भी बताया गया होगा इस इंडेक्स के अंदर में। सही बात है। तो इन चारों चीज़ों के अंदर भारत का कैसा परफॉर्मेंस रहा है उसको डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब है वेमेन का जो परसेंटेज है पार्लियामेंट के अंदर या मिनिस्ट्रियल पोजीशन के अंदर वो किस प्रकार से है। तो इसमें भारत की रैंकिंग अच्छी आई है। तो यहाँ पे भी अगेन 146 कंट्रीज़ थी, तो उसमें यहाँ पे भारत की रैंकिंग 48 के नंबर पर देखने को मिलेगी। ठीक है, हालांकि यहाँ पे रैंकिंग हाईएस्ट है, उसके बावजूद भी काफ़ी कंट्रीज़ हम लोग पीछे हैं। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ काफ़ी आगे निकली हुई हैं, आइसलैंड वगैरह है, इनकी तो रैंक 1 है। बांग्लादेश इनफैक्ट यहाँ पे भारत से इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आगे देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा पहली चीज़। दूसरा चीज़ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी के मामले में बात करें, मतलब वेमेन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स के अंदर, वेज के अंदर, वो कितना देखने को मिलेगा। तो इसमें भारत की रैंक बहुत कम है, 146 में से 143 आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और उसका तो आप कह सकते हो कि भारत से भी नीचे कुछ और कंट्रीज़ है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश देखने को मिल जाएंगे। ये हो गया दूसरा सेक्टर। तीसरा एजुकेशन अटेंडमेंट के अंदर बात करें, मतलब कितना अच्छा लिटरेसी रेट है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने एनरोलमेंट हो रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एजुकेशन के अंदर में, लोग कितना एडमिशन ले रहे हैं। तो इस मामले में भी भारत की रैंक काफ़ी कम ही देखने को मिलेगी। 146 में से 107 आपको ये रैंक देखने को मिल जाती है। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी मतलब ख़राब हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में, ऐसा बताया गया। ये हो गया तीसरा सेक्टर। चौथे सेक्टर के अंदर हेल्थ और सर्वाइवल को लेकर चर्चा की गई है। हेल्थ और सर्वाइवल के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि देखो यहाँ पे हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लोग कितना जी सकते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो इसमें भी भारत की रैंक जो है बिल्कुल लास्ट है, 146 में से 146 नंबर लाया भारत। ठीक है ना, सभी कंट्रीज़ में तो मतलब रैंकिंग काफ़ी नीचे दे रखी है इसमें, तो ऐसा आप लोग कह सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़ आपको देखने को मिल रही है। काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोग बहुत पीछे हैं, ऐसा यहाँ पे ये इंडेक्स बताता है। क्लियर हो गया, चारों चीज़ों के बारे में पता चल गया। अब क्वेश्चन ये है, क्या भारत कोई इनिशिएटिव नहीं उठा रहा इस जेंडर गैप को पूरा करने के लिए, मैन और वीमेन के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करने के लिए? तो हम लोगों ने काफ़ी सारे स्टेप्स, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं, और ये इनिशिएटिव्स मेंस में पूछ लिए जाते हैं। तो इस वजह से मैं हर जगह पर इनिशिएटिव्स जहाँ पे पॉसिबल हो पाते हैं वहाँ पे कवर भी करता हूँ। तो पहला इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ सर्वाइवल। जब आप लोग देखोगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग आप कह सकते हो गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद में दूसरा इनिशिएटिव महिला शक्ति केंद्र देखने को मिलेगा, जहाँ पे गांव की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे कुछ पावर दी जाती हैं ताकि यहाँ पे वो लोग स्किल्स को डेवलप कर सकें। उसके बाद में महिला पुलिस वॉलंटियर देखने को मिलेगा, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो कि भारत सरकार ने स्टार्ट करे हैं ताकि फीमेल्स को थोड़ा सा आगे लेकर आया जाए और मैन के बराबर में लेकर खड़ा किया जाए, मैन के आप कह सकते हो इक्वली लेकर आया जाए। ठीक है ना, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स उठाए गए थे। बाकी ये तो सारी हो गई इंडेक्स की बात। ये आपने देख लिया कि हाँ इंडिया के क्या हालात हैं इंडेक्स के अंदर, ये आपने समझ लिया। अब पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया है कि दुनिया भर में क्या क्या फाइंडिंग्स निकल कर आती हैं, मतलब दुनिया भर में कौन कौन से देश की क्या क्या रैंकिंग है इस इंडेक्स के अंदर में। तो देखो आपको सभी की रैंकिंग ध्यान नहीं रखनी है, ऑब्वियस सी बात है 146 रैंकिंग ध्यान रख भी नहीं सकते हो।
अब यहाँ पे करना क्या है, आपको फर्स्ट रैंक ध्यान रखनी है। फर्स्ट में है आइसलैंड। तो आइसलैंड यहाँ पे दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलेगी। तो मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री कौन सा है, आइसलैंड, जो कि बिल्कुल टॉप रैंक पर बैठा है। आइसलैंड के बाद में है फिनलैंड, देन नॉर्वे, स्वीडन और न्यूजीलैंड। ये आपको टॉप 5 कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं इस लिस्ट के अंदर में जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी सबसे ज़्यादा है। और अफगानिस्तान वोस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है, मतलब सबसे नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है, वेमेन काफ़ी नीचे देखने को मिल जाती हैं मेन से। तो ये सारी बातें हो जाती हैं दुनिया भर के लेवल पर। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि किसी कंट्री ने 100% रैंकिंग 100% स्कोर को गेन किया है, तो 100% किसी ने भी स्कोर नहीं किया है। कहीं ना कहीं जेंडर को लेकर गैप कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिलता है हर एक कंट्री में। लेकिन ये कुछ कंट्रीज़ हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, ये थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, वो यहाँ पे बताया गया। बाकी कोरोना का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है, ऐसा बताया गया इस इंडेक्स के अंदर में कि जो जेंडर गैप बढ़ा है ना, उसके पीछे का रीज़न है कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक से भी ये गैप काफ़ी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स वाली, इसको किसने रिलीज़ किया है, तो रिलीज़ करने वाली बॉडी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लो, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाया गया था 1971 में। एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, प्रॉफिट कमाने का कोई मकसद नहीं है। इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्ज़रलैंड के अंदर जेनेवा में देखने को मिल जाता है। बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट हो गया। उसके बाद में और भी कुछ रिपोर्ट्स हो जाती हैं, ठीक है ना। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पब्लिश करती है इस रिपोर्ट को। देन उसके बाद में आप कह सकते हो कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया। ये सारी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। तो ये ध्यान में रखना है क्या, हाँ बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि यूपीएससी ने साल 2017 में ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। मतलब आप कह सकते हो कौन जो है वो यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर में रैंकिंग को तैयार करता है या फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज़ करता है। तो उसके पीछे का यहाँ पर एक कौन सी बॉडी है, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दैट इज़ वाई इसका जो फर्स्ट आंसर है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल आई होप आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। सारी बातें, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करवा दी गई हैं। आगे आते हैं अगले एडिटोरियल पर। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे चर्चा की गई है लेबर कोड्स के बारे में, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली लेबर कोड्स के बारे में चर्चा की गई है, उसको नोटिफाई किया गया है। तो क्या है लेबर कोड्स, वो हम लोग समझेंगे। तो सारी चीज़ें मैं नोट्स की फॉर्म में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। इस वजह से बस खाली चीज़ों को अच्छे से सुनते हुए चलना, और बाकी स्क्रीन पर नीचे आपको दिख ही रहा होगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, आर्टिकल मतलब न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारी केंद्र सरकार ने अभी एक पुश किया है, या फिर आप कह सकते हो नोटिफाई किया है, कि हम लोग 4 लेबर कोड्स को लागू करने वाले हैं। और ये जो 4 लेबर कोड्स हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था साल 2020 में। साल 2020 में लेकर आए गए थे, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाए। तो अब लागू करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब जो ये 4 लेबर कोड लेकर आए गए, इन्होंने पहले वाले 29 लेबर लॉस को रिप्लेस कर दिया है। मतलब इन 4 लेबर कोड से पहले भी कुछ कानून हुआ करते होंगे ना लेबर के लिए, हाँ, तो 29 सेट्स हुआ करते थे। उनको रिप्लेस करने के बाद में ये 4 लेबर कोड्स को बनाया गया। अब ये 4 लेबर कोड्स हैं क्या, इसको डिस्कस करते हैं। पहला है कोड वेज एक्ट 2019। ये 2019 में ही पास हो गया था, इस वजह से यहाँ पर इसके आगे 2019 लिखा हुआ है। बाकी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल, ये बिल आपको देखने को मिलेगा 2020, ये पास नहीं हुआ है अभी, तो बिल है ये। फिर उसके बाद में तीसरा सोशल सिक्योरिटी बिल 2020। फिर चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। तो ये बिल हैं जो कि अब की बार काफ़ी चर्चा में आने वाले हैं। एक एक्ट है 2019 का, जो कि 2019 में ही पास हो चुका था। इनको अब की बार यहाँ पे लागू करना है। तो आपने देखा ये 4 लेबर कोड्स है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, इसी वजह से चर्चा में है। तो अब क्वेश्चन ये है, ये 4 लेबर कोड्स डिटेल में क्या बोलते हैं ये बताओ, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ी इन 4 लेबर कोड्स की। सबसे पहली चीज़ देखो, हमारे पास इनसे पहले काफ़ी सारे लॉज हुआ करते थे, वो लॉज सही से वर्क नहीं कर रहे थे, तो हमने उनको रिप्लेस करके ये 4 कानून लेकर आ गए। अब इसमें पहला आता है कोड वेज एक्ट 2019। तो ये कोड ऑफ वेज एक्ट क्या होता है, बेसिकली ये मजदूरी को लेकर बात करता है। यानी जो हमारे मजदूर, जो हमारे लेबर्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं,
उनके पास यहाँ पे जो मजदूरी जाती है, मजदूरी पे की जाती है उनको, उसको लेकर काम करता है कि भैया यहाँ पर मजदूरी एक अच्छी मतलब लिमिट में होनी चाहिए, एक मिनिमम वेज तो उनको मिलना ही चाहिए, टाइम पर उनको पैसा मिलना चाहिए, ठीक है ना, डिले ना हो। तो वो सारी चीज़ें इंश्योर करने का काम करता है यहाँ पर ये बिल। क्लियर हो गया। अब क्या होता है ना, इसी बिल के अंदर यानी कोड ऑफ वेज एक्ट के अंदर आपको 4 अलग अलग प्रकार के एक्ट देखने को मिल जाते थे, जैसे कि था पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रेमुनरेशन। सभी लोगों को यहाँ पे जो मजदूरी है वो मिलनी चाहिए, इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए, पेमेंट टाइम पर मिलनी चाहिए, ठीक है ना, कुछ बोनस वगैरह वो प्रोवाइड करवाने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस वाले बिल के अंदर इस वाले एक्ट के अंदर में देखने को मिल जाती हैं, जो कि ये यहाँ पे आपको वेज वाला देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे जो एक्ट है ये क्या और क्या इंश्योर करता है, ये यहाँ पर इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रहे हैं, उनको जो उनकी मंथली सैलरी है वो अगले महीने 7 तारीख तक मिल जानी चाहिए। जैसे इस महीने काम किया तो उनको यहाँ पे अब सैलरी देनी है। तो कभी कभी होता है कि उनको सैलरी 15-15 दिन बाद मिल रही है, महीना ख़त्म होने के बावजूद भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने काम कर दिया तो क्या होगा, अगर उन व्यक्ति ने काम कर लिया है तो उसके अगले महीने 7 तारीख तक उनको सैलरी मिल जानी चाहिए। या फिर अगर वीकली बेसिस पर काम कर रहे हैं तो हफ्ते के लास्ट दिन पर सैलरी मिल जानी चाहिए, या डेली बेसिस पर यहाँ पे मतलब रोज़ाना वाला जो रोज़गार है, यहाँ पे रोज़ाना मजदूरी के बेसिस पर काम कर रहे हैं तो रोज़ाना यहाँ पे दिन के लास्ट में उनको मजदूरी मिल जानी चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर आई गई ताकि यहाँ पे लोगों को मजदूरी प्रॉपरली मिल पाए। तो लेबर के लिए यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि आप पहला वाला जो कोड है ये देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोड ऑन वेज एक्ट, जिसको पास कर दिया गया था पार्लियामेंट में अगस्त 2019 में ही, ठीक है ना। इस वजह से इसको हम लोग 2019 बोलते हैं। आगे आते हैं, अब बात ये करते हैं कि बाकी जो हमारे 3 एक्ट बचते हैं, बाकी जो 3 एक्ट है वो कौन कौन से हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, देन उसके बाद में यहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये सारे बिल हैं। इनको 22 सितंबर, आप कह सकते हो 22 और 23 सितंबर 2020 में पास कर दिया गया था। कहाँ पे, लोकसभा राज्यसभा में, बट अभी तक इसको लागू नहीं किया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो अब की बार इम्प्लीमेंट करने के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो लागू करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो पहला क्या था, यह तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा है सोशल सिक्योरिटी बिल, सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2020। अब नाम से पता चल रहा है कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है ना, उनके लिए यहाँ पर एक सोशल सिक्योरिटी को बरकरार रखना, उसके लिए यहाँ पे आप कह सकते हो ये सोशल सिक्योरिटी काम करता है। यानी उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, ऑब्वियस सी बात है, वो भी लोग हैं तो उनको एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। फिर एक और आता है, वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। अब इसके भी नाम से आपको पता चलता है, नाम से ही पता चलता है कि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी हमारे काम करने वाले लोग हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे क्या किया जाए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए थोड़ा सा, है ना, उनकी वर्किंग कंडीशन का ध्यान रखा जाए, उनको यहाँ पे एक सिक्योरिटी मिल जाए काम के अंदर। ये चीज़ें हम लोग देख पाएंगे। तो ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। देखो पहले क्या होता था, पहले कोई वर्कर एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट के अंदर काम करने गया तो उसको थोड़े समय के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया जाता था टेम्प्रेरी बेसिस पर। बट अभी यहाँ पर ऐसा बोला गया कि टेम्प्रेरी बेसिस पर नहीं, आप उसको एक फुल सपोर्ट प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है ना, एक फुल सपोर्ट प्रोवाइड करवाओ उसको। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग जर्नी अलाउंस वगैरह प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा अलग से प्रोवाइड करवाओगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मतलब लोग जो खासकर हमारे जो लेबर्स हैं उनके वेलफेयर को लेकर ये वर्क किया गया है। तो दोनों ये बेसिकली तीनों बिल के बारे में आपको समझ में आ चुका है। वेज वाला क्या है, सिक्योरिटी क्या है, और वो चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। लास्ट आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के बारे में चर्चा की जाती है। देखो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो हमारे पास में पुराना वाला एक्ट था 1946 का, वो यहाँ पर ये बोलता है कि मान लो यहाँ पर एक इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो 100 वर्कर्स हैं, 100 वर्कर्स हैं, 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं। तो आप कह सकते हो पहले क्या किया जाता था, पहले यहाँ पे ये बोला जाता था अगर मान लो 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं और उन वर्कर्स को जो भी मतलब कि चेंजेस करने हैं, उन वर्कर्स को लेकर उनके काम में उनकी सैलरी के अंदर चेंजेस करना है या फिर उनको जॉब से हटाना है, फायर करना है, तो उसके लिए सरकारी अप्रूवल का ज़रूरत पड़ती थी। अगर 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर में, अगर उनको हटाना है, कुछ चेंजेस करना है, तो उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती थी। बट अब की बार एक चेंज कर दिया गया है।
चेंज ये कर दिया गया कि वो 100 से 300 वर्कर्स कर दिए गए हैं। तो आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल जो लास्ट वाला कोड आपको देखने को मिल जाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, यहाँ पे 300 वर्कर्स को भी फायर किया जा सकता है, 300 वर्कर्स को भी निकाला जा सकता है। तो कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 300 वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, 300 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आप कह सकते हो वहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं या फिर आप कह सकते हो उनको फायर करना है, उनको हटाना है, तो उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप लोग कह सकते हो गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको लास्ट वाले कोड के अंदर देखने को मिल जाती हैं। आगे आते हैं। अब उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई, बताया गया कि भैया देखो ये जो लेबर कोड्स हैं इनके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि भैया वेजेस का जो मजदूरी है उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आ चुकी है, तो लोगों को एक्सपेक्टेड टाइम पे वेजेस मिलेंगे, मिनिमम वेजेस मिलेंगे, ठीक है। अब लोगों के पास में टाइम पर पैसा आएगा, थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा पैसा, तो इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग पैसा खर्चेंगे मार्केट के अंदर खर्चेंगे तो इकोनॉमी ग्रो होगी। फिर उसके बाद में एक आपको देखने को मिलेगा कंसोलिडेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉस, यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो लॉस लेकर आ रहे हैं इससे एक सबसे बड़ा बूस्ट मिलने वाला है इंडस्ट्री के अंदर में, ठीक है ना, और एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर इंक्रीज़ होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। तीसरा आप कह सकते हो सिंगल लाइसेंस मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। ये जो कोड हैं ये सिंगल लाइसेंस के तरीके को लेकर आ चुकी हैं। पहले इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे लाइसेंस लेने होते थे, बट अब सिंगल लाइसेंस की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है ना। बाकी उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए भी कोड के अंदर मेंशन कर रखा है ना। जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको आराम से रिजॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए अलग से रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट वगैरह भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा इन रिफॉर्म्स की वजह से। जो ये चेंजेस करे हैं इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आप कह सकते हो यहाँ पर बिज़नेस करने का जो तरीका वो काफ़ी हद तक आसान होता रहेगा। फिर उसके बाद में जेंडर पैरिटी बढ़ाई जाएगी, मतलब वेमेन को भी यहाँ पे काफ़ी सारी पावर्स दी गई हैं, वेमेन को परमिशन दी गई है, वो यहाँ पर हर एक सेक्टर में रात तक वर्क कर सकती हैं, ठीक है ना। हर एक सेक्टर में यहाँ पे वो रात में ही वर्क कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे भी वर्क कर रही हैं उस एरिया का जो एम्प्लॉयर है, जहाँ पे वो मालिक है, उसको इंश्योर करना होगा वीमेन की सेफ्टी को। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। प्लस जो मैटरनिटी लीव है, यानी वेमेन को माँ को कुछ जो छुट्टी चाहिए होती है वो पहले 12 सप्ताह की मिलती थी, उसको 26 सप्ताह कर दिया गया है। तो ये भी यहाँ पे ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं लेबर कोड्स के। बाकी लेबर कोड्स के चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं, क्या क्या चैलेंजेस ये फेस करता है, तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि लेबर बेसिकली यहाँ पर एक कंकरेंट सब्जेक्ट है जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉस को फ्रेम करते हैं, कानून को यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो पार्लियामेंट है उसने यहाँ पे ये चारों लेबर कोड्स को क्लियर किया था साल 2020 में, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। अब आप देखोगे तो एक चैलेंज ये देखने को मिलेगा, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बना सकते हैं, तो दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, दोनों को लेकर यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। कौन किसका माना जाएगा, किसका माना जाएगा, किसका नहीं माना जाएगा। तो आपको पता है वैसे अगर दोनों किसी चीज़ पर राज़ी नहीं है तो वहाँ पे सेंटर की मानी जाएगी, जो केंद्र सरकार बनाएगा उसकी मानी जाएगी। उसके बाद में एक दूसरा चैलेंज है अर्बन सेंट्रिक। ये जो कोड है ना, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए गए हैं वो बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, जो खासकर गांव के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स देखने को मिल जाएंगे, तो इनकी चर्चा ज़्यादा नहीं हुई है। तो यहाँ पे भी एक आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, वो ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। तो ये लेबर कोड्स क्या हैं, लेबर कोड्स को लेकर क्या चैलेंजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस होगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर यहाँ पे कर ली हैं। चलो आगे आते हैं उसके बाद अपने अगले एडिटोरियल पर। लास्ट एडिटोरियल बात करता है डिबेट अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स। देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को लेकर काफ़ी सारी डिबेट देखने को मिल रही है, तो क्या हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, इसको डिस्कस करते हैं। देखो नाम से ही पता चलता है फॉरेस्ट को, हमारे जंगल को प्रोटेक्शन देने के लिए ये कुछ कानून को बनाया गया है, जिसको हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स के नाम से जान रहे हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को लेकर भी सारे नोट्स जो है मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, इनको आप लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हो, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है। न्यूज़ यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इशू किया है इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को। 2022 के कुछ नए कानून आ चुके हैं। अब
आप कह सकते हो कि ये जो नए कानून है ये हमारे पुराने वाले कानून को रिप्लेस कर देंगे। जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2003 हो गया, इसको रिप्लेस करके अब यहाँ पे 2022 के रूल्स जो हैं वो वर्क करेंगे। अब 2022 के रूल्स में बोला क्या किया गया है, बोला यह गया कि भैया कमिटीज़ बनाई जाएंगी। कमिटीज़ बनाई जाएंगी, कैसी कमेटी? कमेटी का फॉर्मेशन किया जाएगा जिसमें से आप कह सकते हो एक फॉरेस्ट एडवाइज़र कमेटी होगी, एक एडवाइजरी कमेटी होगी जो कि बेसिकली स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर वर्क करेगी। और एक एडवाइजरी कमेटी के साथ में और कौन कौन सी कमेटी होंगी ध्यान रखना है। एक तो एडवाइजरी कमेटी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी स्क्रीनिंग कमेटी, और तीसरा आपको एक और स्टेप देखने को मिल जाता है, तीसरा यहाँ पर आपको एक रीजनल एम्पावरमेंट कमेटी देखने को मिलती है। तो ये कुछ कमिटीज़ बनाई जा रही हैं जो कि फोकस करेंगे जंगल का गलत उपयोग ना हो, जंगल का गलत यूज़ ना हो, ठीक है ना, जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो एडवाइजरी कमेटी का रोल ये रहेगा कि क्या करा जा सके कि आप कह सकते हो कि जो अप्रूवल वगैरह दिया जाता है, मान लो यहाँ पर एक जंगल है, वहाँ पे कुछ एडवाइस वगैरह जारी करना, रेकमेंड करना, अप्रूवल वगैरह ग्रांट करना, तो उसको लेकर यहाँ पर एक काम करेगी एडवाइजरी कमेटी, यानी फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन को लेकर यहाँ पे वर्क करने वाली है। उसके बाद में प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी होगी। तो यहाँ पर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने आप कह सकते हो डायरेक्ट किया है हमारे संविधान को। और बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी होगी, ये प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी हर एक राज्य में, यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब इनका क्या काम होगा, ये 5 मेंबर की कमेटी होगी, हर महीने यहाँ पर ये 2 बार मिले करेंगे। अब ये हर महीने 2 बार मिला करेंगे तो आपस में डिस्कस करेंगे, प्लस ये कमेटी स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करा करेगी कि कैसे कैसे यहाँ पर प्रोटेक्शन करनी है फॉरेस्ट की, और किन किन चीज़ों को यहाँ पे अप्रूवल देना है। मान लो जंगल के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगना है तो कैसे अप्रूवल देना है, वो सारी चीज़ों को लेकर काम किया जाएगा। तो जैसे कोई प्रोजेक्ट है, जैसे मान लो जितने भी नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट्स होंगे वो कितने हेक्टेयर में, यहाँ पर अगर मान लो कोई नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट है जहाँ पे खुदाई नहीं होनी है, और 5 से 40 हेक्टेयर के बीच में अगर वो प्रोजेक्ट लग रहा है तो उसको रिव्यू किया जाएगा, ये कमेटी उसको रिव्यू करेगी। और अगर ये प्रोजेक्ट का एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है तो अगेन रिव्यू तो किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इनको मिल जाता है। तो रिव्यू करने के लिए भी टाइम दिया गया है, ये आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा कितना कितना टाइम दिया गया है, कब कब यहाँ पर कितना कितना टाइम में रिव्यू किया जाएगा, इसको ध्यान में रख सकते हो बस खाली। फिर उसके बाद में एक रीजनल एम्पावरमेंट कमेटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब जितने भी हमारे लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, मान लो जंगल से रोड हाईवे वगैरह क्रिएट करना है हमें, ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाने हैं, तो आप कह सकते हो कि इसके लिए भी यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस, जो कि यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखेगा, इन सब चीज़ों को देखने का वर्क करेगा। बाकी इस रूल के अंदर एक कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का स्टेप उठाया गया है। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने एक जगह पर आप कह सकते हो प्रोजेक्ट लगा दिया जंगल के अंदर, अब प्रोजेक्ट लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर रहे हो तो वहाँ पे नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। अब ऑब्वियस ही बात है जंगल वगैरह बर्बाद हो रहे हैं, तो उसके बदले में क्या किया जाएगा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन किया जाएगा। मतलब दूसरी जगह पर आपको यहाँ पे पेड़ वगैरह लगाने होंगे। तो पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर किया जाता था। मान लो एक स्टेट के अंदर जंगल के ऊपर अब प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी कुछ काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बन रहा है। तो पहले क्या करना होता था उस स्टेट गवर्नमेंट को, वहीं पर स्टेट के अंदर ही किसी दूसरे एरिया में अफॉरेस्टेशन करना होता था, पेड़ लगाने होते थे ताकि उससे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नुकसान ना हो। लेकिन अभी यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ा दी हैं। तो अभी मान लो स्टेट के अंदर कोई जगह नहीं है तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के अंदर भी अफॉरेस्टेशन कर सकता है, वहाँ पर भी आप कह सकते हो जंगल को लगा सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है। तो ये बेसिकली कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें इस रूल के अंदर बताई गई हैं। फिर अगर हम लोग जंगल की बात करें, इंडिया के अंदर फॉरेस्ट को लेकर क्या सिनेरियो देखने को मिलता है, तो एक स्टैटिक सा इंपॉर्टेंट सा डेटा है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। अगर हमारे पास 2021 की रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग चले, क्योंकि अभी तक लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 की है जो कि जंगल को लेकर बात करती है, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को जो आप लोग देखते हो, तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया आज के टाइम पर आप कह सकते हो ये जो आपको इतने स्क्वायर किलोमीटर के अंदर देखने को मिलेगा, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब इतने एरिया में आपको ये जंगल देखने को मिल जाता है। जो फॉरेस्ट कवर एरिया है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे जंगल देखने को मिलेंगे, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा जंगल आज के टाइम पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी जंगल की कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ रिजर्व फॉरेस्ट हो रहते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब वहाँ पे मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट होते हैं कि जहाँ पे काफ़ी सारी रोक लगाई जाती है, ऐसा आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो रिजर्व फॉरेस्ट कहलाता है।
फिर रिजर्व फॉरेस्ट के बाद में आप कह सकते हो, नाम से देख सकते हो, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, फिर दूसरा विलेज फॉरेस्ट होता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट भी होते हैं। बाकी आप कह सकते हो हमारे संविधान के अंदर जंगल को लेकर क्या क्या प्रोविजंस मेंशन करे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने पास में लिख कर रखना है। जंगल को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की जब हम लोग बात करते हैं तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का आपको ये अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिलता है। और इसके थ्रू यहाँ पे क्या किया गया था, जो ये फॉरेस्ट सब्जेक्ट है, यानी कि जंगल की प्रोटेक्शन की बात हो गई, वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स की प्रोटेक्शन की बात हो गई, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी गई हैं स्टेट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो आज के टाइम पर जंगल की प्रोटेक्शन या जानवर की प्रोटेक्शन को लेकर जो भी बात है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है। तो कंकरेंट लिस्ट में आप कह सकते हो मतलब क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ में यूनियन गवर्नमेंट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉज को बनाती हैं। तो ये बात आ गई। फिर उसके बाद हमारे संविधान का आर्टिकल 48A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है, DPSP का, वो यहाँ पर ये बोलता है कि देखो जो भी स्टेट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको हमारे एनवायरमेंट के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ हमारी कंट्री की उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये तो हो गई बात आर्टिकल 48A की। उसके बाद में आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी जो है हमारे संविधान का, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि देखो भारत के हर एक नागरिक की, हर एक सिटीज़न की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करे, उसको प्रोटेक्ट करे। तो ये कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखने को मिल जाता है रिगार्डिंग द फॉरेस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट सा डेटा है ये, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने हेडिंग देखी होगी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स के बारे में बताया गया, ठीक है, समझ लिया हम लोगों ने क्या है ये रूल्स। अब इस रूल को लेकर एक डिबेट भी हुई हुई है। डिबेट क्या हुई हुई है, डिबेट ये हुई हुई है कि देखो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, यानी जो जंगल में रहने वाले लोग थे, उनके लिए यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं की गई है। जब आप लोग देखोगे उनके लिए कोई चर्चा नहीं की है तो अपने आप में यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात बन जाती है। यहाँ पे बात की गई फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, कमेटी बनाई जाएगी, कोई प्रोजेक्ट लगेगा तो उसको प्रोजेक्ट को अच्छे से देखा जाएगा, ये सब कुछ यहाँ पे किया जाएगा एक कमेटी के माध्यम से, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे ये बताओ कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, ट्राइबल लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके लिए आपने क्या किया है, उनके लिए आपने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, ठीक है ना। तो उनको तो डेफिनेटली काफ़ी नुकसान होने वाला है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो ये आपने समझा, ठीक है ना। फिर बोला ये जाता है कि जो हमारा पुराना वाला एक्ट था फॉरेस्ट वाला, वो पुराना वाला एक्ट कहीं ना कहीं बात करता था जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स के बारे में, ट्राइबल के राइट्स के बारे में। लेकिन ये जो नया वाला आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आए हो, ये कहीं पर भी ये जो फॉरेस्ट में रहने वाले ड्वेलर्स हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, ट्राइबल्स जो लोग हैं, उनको लेकर कोई भी बात नहीं करता, उनके एरिया को प्रोटेक्शन देने की कोई भी बात नहीं करता है। तो इस वजह से यहाँ पर उनको डेफिनेटली नुकसान हो सकता है, ये सारी बातें बताई गई हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हो रही है, एक डिबेट सी छिड़ चुकी है कि आपने उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा करी है, उनके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो आई होप आपने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को भी अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। उसके बाद में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर एक आखिरी आर्टिकल आता है। आखिरी आर्टिकल वही, जैसा कि मैंने आपको आज मेंस का एक क्वेश्चन दिया है कि हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर, कोर्ट वाले सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है। तो अभी क्या है, केसेस की जो पेंडेंसी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, केसेस काफ़ी सारे पेंडिंग आपको देखने को मिलेंगे। वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके 3 तरीके इस पर्टिकुलर छोटे से आर्टिकल में बताए गए हैं। सबसे पहली चीज़ क्या बताई है कि भाई जजेस की जो संख्या है उसको बढ़ाओ, वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं उन वैकेंसीज़ को फिल करो। और दूसरा एक तरीका बताया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, ठीक है। कोविड-19 के टाइम पर हमने देखा कि भैया सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा था वर्चुअल तरीके से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी केसेस को सॉल्व किया जा रहा था। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा और वैकेंसीज़ को भरना होगा, जो कोर्ट्स हैं उनको बनाना होगा, क्योंकि कोर्ट भी आज के टाइम पर काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो आज के टाइम पर जो हमारी जुडिशरी है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वो आप लोग इस आर्टिकल में देख पाओगे। नीचे की साइड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है। काफ़ी सारे आपको कोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे मतलब जजेस की जो स्ट्रेंथ है, सबसे पहली चीज़ तो वो बहुत कम है, ठीक है। जो हॉल्स है वो बहुत कम है, कोर्ट की सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेकार है। काफ़ी सारे कोर्ट्स जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, सेपरेट लेडीज़ का टॉयलेट नहीं है, काफ़ी सारी जगह पर लेडीज़ का टॉयलेट ही नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत सारे आपको कोर्ट्स के अंदर नहीं देखने को मिलेंगी, बहुत सारे कोर्ट्स में लाइब्रेरीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं।
काफ़ी सारे कोर्ट्स हैं जिनके अंदर आप कह सकते हो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सिस्टम का यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काम किया जा सके, वो सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि कोविड के बाद थोड़ी सिचुएशन सुधरी थी, बट ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे जुडिशरी के अंदर में। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसमें काफ़ी देरी हो जाती है, क्योंकि आपको पता होगा जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम से किया जाता है। तो कॉलेजियम सिस्टम का जो रिकमेंडेशन है उसमें काफ़ी डिले हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारे जुडिशल सेक्टर के अंदर। तो क्या प्रॉब्लम्स है, आई होप आपने क्लियर किया। बाकी आप लोग यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको नोट डाउन कर सकते हो। ये छोटा सा आर्टिकल था, ज़्यादा कुछ था नहीं। अब उसके ऊपर मैंने मेंस का क्वेश्चन दिया, इस वजह से मैंने ज़्यादा डिटेल में उसको डिस्कस नहीं किया। बाकी फटाफट आज की वोकैबलरीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहला वोकैब आता है, ये बात करता है अपहेवल के बारे में। तो अपहेवल क्या होता है, उथल पुथल करना या डिसरप्शन होना। दूसरा यहाँ पर ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी मतलब क्रूरता। ठीक है, उसके बाद में तीसरा आता है इंटेंडेड। इंटेंडेड मतलब जानबूझकर या डेलिबरेटली। उसके बाद में एक नेक्स्ट वोकैब आता है, वो है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है प्रकट रूप से या फिर अपरेंटली। उसके बाद आता है एक ट्रैकरस। ट्रैकरस मतलब होता है जोखिम भरा। ठीक है, हैजार्डस या पेरिल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये आज के इंपॉर्टेंट वोकैब्स थे जिसको आप लोग अपने पास में स्टोर करके रख सकते हो और डेली बेसिस पर यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। 2016 का यहाँ पे क्वेश्चन था, मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया सरकार के थ्रू किस चीज़ के संबंध में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ए, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इसी के लिए यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष को लेकर आया गया था। अब देखो यार, 2-3 दिन से मैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल कवर नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि द हिंदू का वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो जाता है। द हिंदू के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, काफ़ी कुछ डिटेल से डिस्कस करते हैं, इस वजह से। तो जब भी यहाँ पे द हिंदू के अंदर आर्टिकल कम आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ में डिस्कस किया करूँगा। अभी कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ऑब्वियस सी बात है वहीं से डिस्कस किया जाएगा, है ना। बस खाली यह है कि आपका कुछ छूटना नहीं चाहिए, वो छूटेगा नहीं, उसकी कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है ना। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।